आप सभी को सुप्रभातम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसपी संस्कृत 6 to 10 में स्वागत है। पिछली कक्षाओं में आपने देखा था संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने प्रकार है। स्वर संधि के अंतर्गत हमने पहली संधि जो पढ़ी थी उस संधि का नाम था दीर्घ संधि। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने पिछले वीडियो के माध्यम से दीर्घ संधि के विषय में सम्यकतया रुचिपूर्ण तरीके से पढ़ा होगा। आइए आज हम स्वर संधि के अंतर्गत दूसरी संधि इयण संधि के विषय में देखते हैं। इयण संधि स्वर संधि के अंतर्गत आने वाली दूसरी संधि है। इस संधि का जो नियम है उसके सूत्र है इको यणचि। कौन सा सूत्र है? इको यणचि। इसी सूत्र के माध्यम से इस नियम की उत्पत्ति हुई है, यानी इको यणचि, इक के स्थान में यण हो, अच परे रहते। ये सामान्यतः आप समझें, जो भी छात्र हैं ये समझें कि यदि ई के बाद कोई स्वर वर्ण आए तो ई को या होता है। किसके अंतर्गत है? नियम के अंतर्गत है। किसके नियम के? यण संधि का जो नियम है उसके अंतर्गत ये सारी चीजें बताई जा रही। क्या है? पहला है यदि अंतिम वर्ण ई हो उसके बाद कोई भी स्वर वर्ण हो तो ई को क्या हो जाएगा? ई को य हो जाएगा। ई को क्या होगा? ई को य हो जाएगा। दूसरा देखिए, यदि अंतिम वर्ण ऊ हो और ऊ के बाद कोई स्वर हो तो ऊ को क्या हो जाएगा? ऊ को व हो जाएगा। ऊ को व हो जाएगा। यदि अंतिम वर्ण री हो, री के बाद कोई स्वर वर्ण है तो री को क्या हो जाएगा? री को र हो जाएगा। इसी प्रकार इसके अंतर्गत यण संधि के अंतर्गत चौथा जो नियम है वह कहता है री अंतिम वर्ण हो उसके बाद कोई स्वर वर्ण आए तो री को ल हो जाता है। आपको समझना इतना है कि ई को य होगा, ऊ को व होगा, री को र होगा, री को ल होगा। इसको क्या पढ़ते हैं? लरी पढ़ते हैं। लरी, लरी को ल होगा। ये भी एक स्वर वर्ण है। आपने संस्कृत में स्वर वर्ण पढ़ा होगा तो आपने लरी को उसमें पढ़ा होगा। उस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। अब आइए इनको समझने के लिए हम कुछ उदाहरणों पे ध्यान देते हैं, क्योंकि बिना उदाहरण के नियम समझ में नहीं आते हैं। आइए हम उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला जो है इति धन आदि। ध्यान से समझिएगा, परेशान नहीं होना है। इति धन आदि। अब आपने पूर्व संधि में भी देखा था कि पहला जो शब्द है इति, उसके अंत पे ध्यान देना है हमें, और दूसरा जो शब्द उसके आदि यानी उसके प्रथम भाग पे ध्यान देना है। यहाँ पे आ है तो आप देखेंगे कि इति में अंत में त में जो ई है वह है, उसके बाद स्वर वर्ण यहाँ पे आ है तो इस ई को क्या होगा? य होगा। लेकिन इसको समझने के लिए हम वर्ण विन्यास विधि समझते हैं, क्योंकि वर्ण विन्यास विधि संधि में एक महत्वपूर्ण पक्ष निभाता है अपना। अब आइए इसका वर्ण विन्यास कीजिए। ई है, ई के बाद त है, त के बाद ई है। यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए उसके बाद आदि का देखते हैं। आ है, उसके बाद क्या है? द है, और द के बाद क्या है? ई है। क्या है? ई है। आपने नियम पढ़ा है, पहले नियम पे ध्यान देना है। ई के बाद कोई भी स्वर वर्ण हो, क्या हो? ई के बाद कोई भी स्वर वर्ण हो। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? ई दिख रहा है। उसके बाद स्वर वर्ण कौन सा दिख रहा है? आ दिख रहा है। तो ई के जगह पे इसको हटा के क्या हो जाएगा? य हो जाएगा। तो इसको आप क्रॉस कीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए य। अब ध्यान से समझिएगा। पुनः हम वर्णों को मिलाएंगे। क्या करेंगे? मिलाएंगे। तो सबसे पहले क्या है? ई का ई आ जाएगा। तो आधा होगा क्योंकि तो के बाद कोई स्वर वर्ण नहीं, तो के बाद है य, क्योंकि ई के जगह पे य आ गया, ये समाप्त हो गया। तो आप लिखेंगे यहाँ पे आधा। तो य में आ की मात्रा दीजिए या, और द में ई की मात्रा दीजिए दी। क्या बन गया? इत्यादि। क्या बन गया? इत्यादि। इसको आपको समझना पड़ेगा। इत्यादि का संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा इति धन आदि। क्या आएगा?
इति धन आदि। इसके अंत में क्या है, ई है, उसका स्वर वर्ण कौन सा है, ये स्वर वर्ण है आ, तो ई के जगह पे हमने क्या किया, य को किया, वर्ण मिला देंगे, इत्यादि बन जाएगा। आइए दूसरी संधि, इसी में दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। दूसरा उदाहरण है प्रति धन एक। क्या उदाहरण है, प्रति धन एक। अब आप लोग इसका वर्ण विन्यास खुद से कीजिएगा, सारे वर्णों का, प्रत्येक शब्द का, प्रत्येक संधि का आप लोग को वर्ण विन्यास करना है, आपको समझ में आएगा। मैं डायरेक्ट बताता हूं आपको, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या है, अंत में है ई के बाद स्वर वर्ण क्या है, ये स्वर है, स्वर क्या है, ए स्वर है, तो इस ई के जगह पे य बन जाएगा। तो देखिए प्र हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा, तो में जो ई था इसके जगह पे क्या हो जाएगा, इसके जगह पे य हो गया है, तो य यहां लिखिए, य हलंत है, तो य में ए की मात्रा मिल जाएगी, एक, क्या बन गया, प्रत्येक। समझ में आ रही होगी आप लोग को, प्रत्येक। आप लोग वर्ण विन्यास विधि से बनाइए, मैं आपको बताता हूं, जैसे अति धन अधिक, आप लोगों को बना के बताना है मुझे, अति धन अधिक, इसका वर्ण विन्यास कीजिए, आप लोग इसको बनाइए, आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। एक संधि के नियम, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि ई के बाद कोई भी स्वर वर्ण आए तो ई के जगह पे य होता है, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। जैसे आपने देखा कि यहाँ अंत में ई था, ई के जगह पे आपने य किया, स्वर वर्ण क्या था, आ था। प्रतिधन एकम में प्रतिता में क्या था, ई था, ई के जगह पे आपने क्या किया, य किया, क्योंकि स्वर वर्ण क्या था, ए था, क्या बन गया, प्रत्येक बन गया। क्या बन गया, प्रत्येक बन गया। आइए दूसरे नियम को देखते हैं। दूसरा नियम कहता है कि ऊ के बाद कोई भी स्वर वर्ण आए, ऊ के बाद कोई भी स्वर वर्ण आए। संस्कृत में मैंने पढ़ाया था कि संपूर्ण स्वर, ह्रस्व और दीर्घ मिलाकर के स्वर वर्ण कितने हैं, 13 हैं। तो ऊ के जगह पे व होगा कब, जब स्वर वर्ण हो तब। अब देखिए कैसे, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। सुधन आगत, क्या है, सुधन आगत। अब ध्यान से इसका वर्ण विन्यास कीजिए। स है, स में कौन सी मात्रा है, छोटी ऊ की मात्रा है, सु हो गया। आ है, ग है, ग में अ की मात्रा है, त है, और त में क्या है, अ की मात्रा है। यहां तक तो समझ में आ गया। आपने पढ़ा है नियम में कि ऊ के बाद कोई भी स्वर वर्ण हो। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ऊ है, ऊ के बाद स्वर कौन सा है, स्वर है आ, ऊ के बाद कौन सा स्वर है, आ। इस ऊ को हटा देंगे और ऊ के जगह पे किसको रख देंगे, व को रख देंगे। किसको रख देंगे, व को रख देंगे। अब देखिए व को रखेंगे और फिर मिलाएंगे। अब हम जब मिलाते हैं तो स्व क्या होता है, स्व के बाद ऊ था तब न सु बनाए थे हम, अब तो ऊ के जगह पे व आ गया है, तो ये स्व आधा हो जाएगा। व जो है इस आ में मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, वा, ग, तो क्या बन गया, स्वागत बन गया। क्या बन गया, स्वागत बन गया। चलिए ये मुझे लग रहा है इस नियम को आप समझ पाए होंगे, इन दोनों नियम को समझ गए आप। अब इसका एक उदाहरण आप लोगों को बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है, इसका एक उदाहरण आप अपने कॉपी में बनाइए। अनुधन अय, अनुधन अय। दूसरा बना लीजिएगा, वधु धन आगम। जितने भी पाठक बच्चे इस विषय को पढ़ रहे हैं, सभी से निवेदन है
कि आप लोग इसको वर्ण विन्यास विधि से ही बनाइएगा। वर्ण विन्यास करने पे अलग अलग वर्णों को आप समझ पाएंगे, कहां पे हमें कौन सी किस प्रकार संधि करनी है। जब आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो वर्ण विन्यास की आवश्यकता नहीं होती है, आप डायरेक्ट जैसे हमने प्रत्येक का किया है संधि, आप डायरेक्ट संधि कर लेंगे, आपको कोई समस्या नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह यण संधि के अंतर्गत 2 नियम समझ में आ गए होंगे। आप लोग प्रयास करें, निरंतर मुझसे जुड़े रहें, वीडियो को देखते रहें। अग्रिम संधि में मिलेंगे हम अग्रिम विषयों के साथ। धन्यवाद।